हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर प्लांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और 110% ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भी। पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा करना है, दोनों सेम होता है। उत्तराखंड से तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 6 सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है, किसी और भी ब्रांच में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है अगर जो, तो आप देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस सेम पुट अप किए जाते हैं। बाकी मैंने आपके लिए नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी का प्रिपेयर कर दिया है, ना देखा हो तो उसे जाके देख सकते हैं। एंड आपके लिए मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का भी बना के रेडी कर दिया है, नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो है नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। अब अ, कुछ लोगों का डाउट रहता है, कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर कि जो क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है, ये जो है क्वेश्चंस यही है। इसके आगे व्हाट इज लगा सकता है, डिफाइन लगा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी, डिफाइन नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी। तो मैं आपको मेन जो पार्ट होता है क्वेश्चंस का वो देता हूँ, ताकि आप और भी शार्पली क्वेश्चन को समझ के आंसर लिख पाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के एंड में मैं सारे नोट्स लगा दूंगा ताकि और भी आपका हेल्प हो पाए। पहले बात कर लेते हैं नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी, सॉरी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेज होती हैं, ये वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो बहुत समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और ज्यादातर प्रकृति से सीमित मात्रा में मिलते हैं। इनसे प्रदूषण भी ज्यादा होता है। अगर जो उदाहरण देखेंगे आप, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैसेज हो गई। ओके गैस, होप आपको समझ में आया होगा। जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और जल्दी खत्म हो सकते हैं, उन्हें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है। समझ में आया होगा, जैसे कि हमारे कोयले हो गए, पेट्रोल, डीजल, जो कि हमारे प्रकृति से मिल रहा है हम लोगों को। अब आप देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ये नए और पर्यावरण के लिए बेहतर ऊर्जा स्रोत होते हैं। ये बार बार बन सकते हैं और जल्दी खत्म नहीं होते हैं। उदाहरण देखेंगे तो जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, मीन सोलर एनर्जी हो गई, आपके विंड एनर्जी हो गए, आपके बायोगैस हो गए, जल आपका जल ऊर्जा हो गई, मीन्स वाटर एनर्जीज हो गई। होप आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो आपका तापमान के प्रभाव है वो क्या है वो आप देख लेंगे। तापमान बढ़ने या घटने से चीजों पर असर पड़ता है। कहने का मतलब है कि जब भी तापमान बढ़ता है या फिर घटता है, तो जो चीजें हैं पर्यावरण में उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, मीन्स प्रभाव पड़ता है। मुख्य प्रभाव देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट इसके इफेक्ट देखेंगे। गर्मी बढ़ने पर चीजें फैलती हैं, ठंड बढ़ने पर चीजें सिकुड़ती हैं, ज्यादा तापमान से मौसम बदल सकता है, शरीर पर असर पड़ता है, जैसे बहुत गर्मी में थकान या बहुत ठंड में बीमारी। होप आपको समझ में आया होगा जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, ताकि
वो धूप से बच के रहे और वगैरह, उनको ज़्यादा धूप वगैरह ना हो, वो बीमार ना पड़े। और वैसे ही ठंड में होता है, ठंड में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जिससे कि सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। इसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें आप देख लेंगे कि जो आपकी जल विद्युत के फायदे, मतलब जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उनके क्या फायदे हैं वो देख लेंगे। इससे बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम होता है, पानी बार बार मिलता रहता है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी है। बिजली बनाने का खर्च बाद में कम पड़ता है। ये कोयला और पेट्रोल जैसे ईंधनों को बचाने में मदद करता है। बड़े शहरों और गांवों को लगातार बिजली मिल सकती है, ये जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो समझ में आया होगा, जैसे मान लीजिए पानी से बनने वाली बिजली सस्ती, साफ और पर्यावरण के लिए अच्छी और शुद्ध होती है। इसका मतलब यही है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर, वो है आपका यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वाटर टरबाइन। यहाँ पे आपको वाटर टरबाइन के एडवांटेजेस बताने हैं। पानी की ताकत से बिजली बनाई जाती है। इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। लंबे समय तक काम कर सकती है। बिजली बनाने का खर्च कम हो सकता है। होप आपको समझ में आया होगा जो आपके वाटर टरबाइन है, इनके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवांटेज ऑफ वाटर टरबाइन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ वाटर टरबाइन। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ ले, मेन जो पर्पस है आपका क्वेश्चन का वो यही होता है। तो आपको ये पूछेगा तो आपको वही चीजें लिखनी है जो कि इसके एडवांटेज होती हैं, कि वाटर टरबाइन जो होता है कैसे वहाँ पे चीजें बनती हैं, क्या फायदे होते हैं उनके, वो बताने होते हैं। और बाकी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे, वो है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन। यहाँ पे आपको बताना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन क्या होता है, ये आपको बताना है। एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन, जल्दी शुरू हो जाते हैं। आपका जो गैस टरबाइन एडवांटेज है, जो एडवांटेज इसका जो है, आपके गैस टरबाइन का जो एडवांटेज है, जल्दी शुरू हो जाते हैं, आकार में छोटी होती हैं, कम जगह घेरती हैं, मतलब कम जगह लेती हैं, बिजली जल्दी बन सकती है। इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख लेंगे आप, गैस टरबाइन के डिसएडवांटेज देखेंगे आप। ईंधन का खर्च ज्यादा होता है, ज्यादा तापमान पर काम करती हैं, इसलिए रख रखाव कठिन होता है। इनकी जो रख रखाव है वो कठिन हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। प्रदूषण पैदा कर सकती है, डिसएडवांटेज में ये भी लिख सकते हैं कि प्रदूषण कर सकती है ये। अगर जो आप और भी समझेंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से, तो गैस टरबाइन जल्दी बिजली बनाती है, लेकिन इसमें ईंधन खर्च और प्रदूषण ज्यादा हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे सिक्स, डीजल पावर
प्लांट डायग्राम, ये आपको डीजल पावर प्लांट डायग्राम बनाने को मिलेगा वहां पे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर जो आपको इससे कुछ आइडिया है तो वो बना सकते हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्यूल टैंक हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे आप फ्यूल पंप लिख सकते हैं, देन उसके बाद आगे इसी को मार करके यहाँ पे डीजल इंजन लिख सकते हैं, देन आगे मार करके जनरेटर लिख सकते हैं, उसी के आगे मार करके ईयर लिख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप फ्यूल टैंक ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फ्यूल पंप लिख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आप डीजल इंजन लिख सकते हैं, देन उसके बाद जनरेटर लिख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे एयर फिल्टर। अगर जो कुछ ना समझ में आया तो ये सब चीजें भी आप डायग्राम के तौर पे लिख सकते हैं। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक सीधे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, यहाँ पे ईयर फिल्टर लिख सकते हैं, ईयर फिल्टर लिख सकते हैं, देन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं फ्यूल टैंक प्लस फ्यूल पंप हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे डीजल इंजन हो गया, देन जनरेटर हो गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। काम कैसे कर सक काम कैसे कर काम कैसे करता है वो देख लेंगे। फ्यूल टैंक से डीजल इंजन में जाता है, एयर फिल्टर हवा देता है, डीजल इंजन घूमता है, इंजन जनरेटर को चलाता है, जनरेटर बिजली बनाता है। आराम से इतना भी लिख सकते हैं आप। डीजल इंजन जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा करता है। समझ में आ गया होगा, जो डीजल इंजन होता है जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा करता है। होप समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे। जो आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट डायग्राम। यहाँ पे आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, देन उसका अगर जो डायग्राम जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर अगर जो कोई रो वाइज या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वे में आप कोई से भी वो भी बना सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बाद स्टीम, देन उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया टरबाइन, देन उसके बाद जनरेटर, देन उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंडेंसर, एंड देन उसके बाद लास्ट में जो आता है आपका वाटर। तो यहाँ पे आप वाटर लिख सकते हैं, लास्ट में आपका आता है वाटर। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नहीं तो चाहे तो वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, उसके बाद आपका हीट एनर्जी हो गया, देन स्टीम हो गया, देन उसके बाद आपका टरबाइन हो गया, देन उसके बाद आपका जनरेटर हो गया, देन उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। खूब समझ में आया होगा आपको। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा इसको समझा भी देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जैसे फ्यूल से बहुत ज्यादा हीट बनती है। इस हीट से पानी
गर्म होकर स्टीम भाप बनती है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाते हैं। जनरेटर से बिजली बनती है। खूब समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जैसे फ्यूल से बहुत ज्यादा हीट बनती है। इस हीट से पानी गर्म होकर स्टीम भाप बनती है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाते हैं। जनरेटर से बिजली बनती है। खूब समझ में आया होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट से भाप बन जाती है। भाप टरबाइन को घुमाते हैं और जनरेटर बिजली बनाता है। खूब समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे, वो है आपका द कूलिंग टावर एंड इट्स डायग्राम। पावर प्लांट में आपको एक चीज याद रखना है कि मोस्टली डायग्राम बनाने को आता है। अगर जो आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं। डायग्राम बेसिकली छोटा मोटा भी बना देंगे, जैसे मैंने पॉइंट वाइज बताया, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए कि बच्चे ने जो लिखा है वो सही लिखा है। अगर जो डायग्राम नहीं बना पाते हैं, आप वर्टिकल में कोई उसका टेक्स्ट में लिख देते हैं, या फिर आप वर्टिकल में लिख दिया आपने, कोई हॉरिजेंटल वे में आपने टेक्स्ट वाइज लिख दिया, तो वो भी चल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे द कूलिंग टावर एंड इट्स डायग्राम पूछा है, तो इसमें भी आप जैसे वर्टिकल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉट वाटर इन, देन उसके बाद यहाँ पे कूलिंग टावर, देन उसके बाद कूल वाटर आउट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा सा और आसान तरीके से बताता हूँ। पावर प्लांट से गर्म पानी कूलिंग टावर में आता है। कूलिंग टावर में समझ गए होंगे, जो यहाँ पे पावर प्लांट से जो भी गर्म पानी होता है वो कूलिंग टावर में आता है। उसके बाद कूलिंग टावर उस पानी की गर्मी कम करता है। ठंडा पानी वापस मशीनों में भेज दिया जाता है। खूब समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि आपका ये एक छोटा सा ये आप डायग्राम समझ सकते हैं। ये दो तरीके से पाइप लगी हुई है। एक में आपका गर्म पानी गया यहाँ ठंडा होके, फिर वापस से यहाँ पे ठंडा पानी आया, यहाँ का गर्म पानी फिर वापस से इसमें गया, इसमें ठंडा होके फिर इसमें पाइप में आया। तो कहने का मतलब है एक में गर्म आपका, एक में ठंडा, एक में गर्म एक में ठंडा। ये गर्म, ये जो होता है आपका ठंडे पानी, यहाँ पे जो गर्म पानी होता है उसको ठंडा करता है। यहाँ जो गर्म पानी होता है उसको ये जाके यहाँ पे ठंडा करता है, देन उसके बाद फिर यहाँ भेजता है। ये प्रोसेस चलती रहती है कूलिंग टावर में। ये आपको ज्यादातर बड़े बड़े प्लांटों में देखने को मिलेगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा कूलिंग टावर का मतलब यही है कि गर्म पानी को ठंडा करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाता है। होप समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन। ये पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टीम टरबाइन पहले आप डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन लिख देंगे, ताकि अच्छा लगे देखने में भी। या फिर डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टाइप्स ओनली ओनली। टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन। मुख्य रूप से स्टीम टरबाइन के दो प्रकार की होती हैं। इम्पल्स टरबाइन आपने सुना ही होगा बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन आता भी है। इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि ये हर जगह काम भी आता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को हर जगह मिलेगा। रिएक्शन टरबाइन भी पूछ सकता है, इम्पल्स टरबाइन भी पूछ सकता है। इम्पल्स टरबाइन, इसमें स्टीम तेज गति से ब्लेड्स पर टकराती है। उदाहरण अगर जो देखेंगे तो पेल्टन टरबाइन। और रिएक्शन की बात कर ली जाए तो इसमें स्टीम के प्रेशर और गति दोनों से टरबाइन घूमती हैं। उदाहरण अगर जो बात कर ली जाए तो पर्सन
टरबाइन। खूब समझ में आओगा। जो इम्पल्स टरबाइन आपकी है, इसमें स्टीम तेज गति से ब्लेड पर टकराती है। जो स्टीम होती है वो तेज गति से आप इसके ब्लेड पे टकराती है। ओके गाइस, और रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो स्टीम होता है वो स्टीम के प्रेशर और गति दोनों से टरबाइन घूमती है। जो आपका स्टीम होता है, स्टीम के प्रेशर हो गए और उसकी जो गति हो गई, उससे आपका ये जो टरबाइन होता है ये घूमता है। आसान शब्दों में अगर जो आप समझेंगे, इम्पल्स टरबाइन भाप की तेज टक्कर से चलती है। भाप जो होता है, भाप आपने देखा होगा, भाप से जो टक्कर लगती है उससे वो टरबाइन जो है ब्लेड वो घूमता है, उससे वो चलता है। और जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन टरबाइन, उसका क्या है, भाप के दबाव और गति दोनों से चलती है। भाप का जो दबाव होता है, जिसे वो प्रेस करता है, उसको प्रेशर देता है, और उसकी जो गति होती है उससे वो चलता है। खूब समझ में आया होगा। अगला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका द वर्किंग ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्शन। द वर्किंग ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्शन, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे पानी को सीधे रिएक्टर के अंदर उबाला जाता है। समझ में आया होगा आपको। आसान काम करने का तरीका क्या, आसान काम करने का तरीका, रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल से हीट पैदा होती है। यह हीट पानी को गर्म करके स्टीम बनाती है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाती है। जनरेटर बिजली बनाता है। स्टीम ठंडी होकर फिर पानी बन जाती है और दोबारा इस्तेमाल हो जाती है। समझ में आया होगा आपको। अगर जो आप इसका एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका रिएक्टर हो गया, देन उसके बाद आपका यहाँ पे स्टीम हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे आपका टरबाइन हो गया, जनरेटर, सॉरी, जनरेटर हो गया आपका, देन उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, देन उसके बाद कंडेंसर हो गया, देन उसके बाद वाटर हो गया। तो अब समझ में आया होगा आपको। इसका मतलब इतना ही है कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में रिएक्टर के अंदर पानी उबालकर स्टीम बनती है और वही स्टीम टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाती है। समझ में आया होगा। पहले ये पानी को बॉयल करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद इसके अंदर भाप बनता है। वो भाप जाता है ब्लेडों में, टरबाइन में, उनके जो ब्लेड है उनको घुमाता है और उससे बिजली बनती है। खूब समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे, वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है वो देख लेंगे आप। ये पुराने और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। जो आपका इसमें पहले देखेंगे आप, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो मुख्य भागों में बांटे जाते हैं। पहला है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो समझ में आएगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, यह पुराने और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण में देखेंगे, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस मीन्स नेचुरल गैस, जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर हो गई, जो लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और जल्दी खत्म हो सकती हैं। समझ में आया होगा। जो कन्वेंशनल एनर्जीज हैं आपकी, ये पुराने समय से यूज होते हुए आए हैं और ये एक तरीके से लिमिटेड है आपके। समझ में आया होगा। अब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो देखेंगे यहाँ पे।
ये नए और पर्यावरण के लिए अच्छे ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण में देखेंगे सौर ऊर्जा, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो गई आपकी, बायोगैसेस हो गए, टाइडल एनर्जी हो गई आपकी, और आपके जियोथर्मल एनर्जीज हो गई आपके। समझ में आया होगा आपको। जो नए और प्रदूषण कम करते हैं और बार बार मिलते रहते हैं, वही आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होते हैं। समझ में आया होगा आपको। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल भी बता दिया आपको और नॉन कन्वेंशनल भी बता दिया। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये देख लेंगे। आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, वो देख लेंगे। जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो देखेंगे। ये वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जो बार बार बनते रहते हैं और खत्म नहीं होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब है बार बार बनते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते हैं। ओके गाइस, समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ आया तो जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई आपकी, उससे आपके सोलर सोलर एनर्जी बनती है, विंड एनर्जी हो गए, हाइड्रो एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी हो गई। ये जो मैंने बताया उन वो भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी पढ़ लेना है। जैसे कि आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बनते हैं, बहुत लंबे समय बाद बनते हैं। समझ में आया होगा आप। जैसे कि कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए आपके, यूरेनियम हो गए आपके, जो खत्म हो सकते हैं और जल्दी वापस नहीं मिलते हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। समझ में आपको आया होगा। रिन्यूएबल एनर्जी दोबारा मिलती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको दोबारा नहीं मिलती है खत्म हो जाने के बाद, उसमें कुछ समय लगता है। होप आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, फंक्शन ऑफ कंडेंसर। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और बाकी और भी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है फंक्शन ऑफ कंडेंसर। जो कंडेंसर है उसका फंक्शन क्या है। कंडेंसर का मुख्य काम स्टीम, स्टीम मतलब भाप, को ठंडा करके पानी में बदलना होता है। जो कंडेंसर होता है आपका कंडेंसर, उसका मुख्य काम यही होता है कि स्टीम मीन्स भाप को ठंडा करके पानी में बदलना होता है, मतलब उसे वाटर में कन्वर्ट करना होता है। खूब समझ में आया होगा आपको। जैसे कि इसका काम बता देता हूँ। टरबाइन से निकली हुई स्टीम को ठंडा करता है, स्टीम को फिर से वाटर पानी में बदल देता है, इस पानी को फिर से बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है, पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाता है। समझ में आओगा। सिंपल सा मतलब है, कंडेंसर भाप को ठंडा करके पानी में बदलता है ताकि उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके। अब आप नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देख लेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डैम। डैम क्या होता है ये देख लेंगे। ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी अगर जो कहा जाए। डैम क्या होता है, डैम देखेंगे। डैम एक बड़ी दीवार होती है जो नदी के पानी को रोककर जमा करती है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े डैम, वहां पे कितने सारे पानी इकट्ठा किए जाते हैं। बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बड़े बड़े साइड में पुल बने होते हैं पानी को रोकने के लिए। अगर जो इसके फंक्शन देखेंगे, मीन्स इसका काम देखेंगे फंक्शन, नदी के पानी को रोककर झील बनाता है,
पानी को जरूरत के समय छोड़कर बिजली मीन्स हाइड्रो पावर बनाई जाती है। सिंचाई मतलब इरिगेशन जानते होंगे के लिए पानी देता है। बाढ़ जैसे कि जो फ्लड वगैरह होते हैं आपके को रोकने में मदद करता है, बाढ़ वगैरह ना आ जाए उससे भी मदद करता है, पानी को रोक के रखता है। तो कहने का मतलब है डैम के आपके एडवांटेज भी है, आपके डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज भी पूछ सकता है चाहे तो डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है, और ये सब भी आपको बताना होता है। एंड इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं 4-5, तो मैं आपको वीडियो का एंड में लगा देता हूँ। आपको वहां पे देख के समझ जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। और अगर जो प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इतने आसान तरीके से मैं आपको नोट्स वगैरह बना के देता हूँ ताकि आप पढ़ के एग्जाम में पास हो पाए। कोई भी इशू आता है, किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, अगर जो एमसीक्यूज चाहिए, फिलअप चाहिए, फुल फॉर्म वगैरह चाहिए, या फिर स्टैंड फॉर भी कुछ पूछ लेता है, तो ये सब भी आपको जो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए भी इसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर दूंगा। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है बनाने, ये तो प्रिपेयर इजीली हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता इन्हें बनाने। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं रेडी करता हूँ उनको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी हैं। आप तो ये फिलअप, एमसीक्यूज, फुल फॉर्म, स्टैंड फॉर ये तो किसी आप पूछ भी सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह आप किससे पूछोगे, वो तो आपको खुद ही लिखना होगा। और यहाँ पे आप इंग्लिश, हिंदी दोनों लिख सकते हैं मिक्स करके, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, दोनों मिक्स भी लिख सकते हैं। पर ऐसे नहीं करना है कि एक लाइन आपने इंग्लिश लिख दी फिर एक लाइन हिंदी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे मिक्स लिखना है कि थोड़ी इंग्लिश भी लिख दी उसी में हिंदी भी मिक्स लिखा है, इंग्लिश हिंदी, तो मिक्स मिक्स करके थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे कि हिंदी की लाइन लिख रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स आपको इंग्लिश के लिख देने हैं, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कुछ वर्ड्स आपको लेटर्स उसमें हिंदी के लिख देने हैं। अच्छा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, एग्जाम में लिख के आए। एंड बाकी मैं कंटिन्यूसली आपको ये जो 6 सेमेस्टर के जो 5 सब्जेक्ट है उनके टोटल बना के रेडी करने के बाद, मैं जो मैथ सेकंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मैथ सेकंड उनका भी बना के रेडी करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद एक सब्जेक्ट उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक का सेकंड पार्ट, वो भी बना के मैं रेडी करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं आपके जो भी नोट्स हैं ये आपके पावर प्लांट के वो लगा देता हूँ, पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ये रहे आपके पावर प्लांट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रेडी करके दे दिया है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। यहाँ पे इंग्लिश का जो है वही हिंदी है, जो हिंदी है वही इंग्लिश है। आप एग्जाम में चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एग्जाम में हिंदी में भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है, आंसर को भी ध्यान से देख लेना है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर जो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो उसके आगे आपको टेंशन नहीं लेना है, सबके आंसर यही होंगे जो कि मैंने आपको दिए हैं। अगर जो आपको क्वेश्चन कोई सा भी दिया हो वहाँ पे उसके आगे एक्सप्लेन लिख सकता है, डिफाइन लिख सकता है, व्हाट डू मीन बाय लिख सकता है, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे लगे मिलेंगे। बाकी जो मेन क्वेश्चंस का पार्ट होगा वो आपको यही देखने को मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्टली आपको क्या करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, क्योंकि पावर प्लांट में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली डायग्राम बनाने के लिए आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो डायग्राम्स है वो आप कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कोई भी ऐसा डायग्राम बना देना है जो कि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा। क्वेश्चन का अगर जो क्वेश्चन में पूछता है कि डायग्राम बनाना है, तो अगर जो डायग्राम बनाते हैं तो उसके एडवांटेज ये हैं कि आपको उस क्वेश्चन में लिखना बहुत कम पड़ेगा।
इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक छोटा डायग्राम बना दें, उसके जो भी डेफिनेशन होगी वो लिख दें। अगर जो कुछ और पूछता है उसके अंदर तो वो भी लिख दें। बस उतना लिखने के बाद आप उसे छोड़ देंगे, आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर जो आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप थोड़ा सा पहले बताया कीजिए, ताकि मैं पहले ही प्रिपेयर करके रख दूं, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। एंड मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देता हूँ वो 100% एग्जाम में आते हैं, चाहे आप अपना एग्जाम पेपर मैच करके देख भी सकते हैं। और अब यहाँ पे जो आपके और सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख देंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना के, जो भी नोट्स होंगे बना के प्रिपेयर करके रेडी कर दूंगा, ताकि एग्जाम में आप इजीली देख लें और आराम से पास हो जाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड तक शेयर कर देना, ताकि वो भी देख ले और वो भी आराम से पास हो पाए। एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्वेश्चन को देखना है और एक गलती नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर गलत नहीं डालना है। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा होगा वही क्वेश्चन नंबर वहाँ पे लिख के और उसके आंसर आपको वहाँ पे लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा होगा उसको कंफ्यूजन ना हो। अगर जो कंफ्यूजन होता है तो वो क्वेश्चन को काट देते हैं, इससे क्या होता है आपके वहाँ पे जो नंबर है वो कट जाते हैं। और थोड़ा-सा कोशिश करें कम से कम 1 से डेढ़ पेज लिखने का, ताकि वहाँ पे आपको जो नंबर है वो अच्छे खासे देखने को आपको मिले। और कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप आराम से पढ़ लो, एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू।